नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो अभी नया पाठ्यक्रम हमारे लागू होगा उसके अनुसार जो पहला अध्याय है कौन सा है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। संख्या के बारे में हमने जब यदि बात की जाए, हमने जब शुरुआत की थी गिनती सीखी थी, वो भी तो संख्यात्मक मान ही थे। और सारे संख्यात्मक मान कौन कौन से हैं भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं सारे अंकों से मिलकर बनती हैं संख्याएं। और इन्हीं संख्याओं के बारे में हम पढ़ते पढ़ते आज हम 9th क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे। संख्याओं को हमने पिछली क्लासों में संख्या रेखा पे निरूपित करना सीखा था। तो यहाँ पे देखिए आप संख्या रेखा की बात कर रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि संख्या रेखा में दाईं ओर के जो मान होते हैं वो होते हैं धनात्मक, और इस रेखा के जो बाईं ओर ये सारे मान कौन कौन से होते हैं? ऋणात्मक। तो मैं पहले 0 के दाईं तरफ राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो राइट हैंड साइड में यदि बात करें 0 के बाद में पहले 1, फिर 2, 3, 4 गिनती आगे करते जाए, 4, 5, 6, 7 और ऐसे करते 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 अनंत तक अपरिमित संख्याएं हो जाएगी ऐसे। और ये जो सारी अपरिमित संख्याएं होती है कौन कौन सी, अभी मैंने ध्यान दिए 0 मैंने अभी शामिल नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करते करते जो हमें संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा, ये संख्याएं सारी कहलाती है प्राकृत संख्याएं। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। तो देखिए आप, हम पहले संख्याओं के पहले प्रकार की बात कर रहे हैं। और संख्याओं का पहला प्रकार कौन सा है? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहते हैं और हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं n से। हमने यहाँ पे बात की है पूर्ण संख्यात्मक मानों की, जहां पे यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ऐसे आगे बढ़ते जाएं। तो इनकी 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करते हम अपरिमित रूप से आगे बढ़ते जाएं अनंत तक। तो वे संख्याएं अगर ये अभी हम धनात्मक की बात करें तो वे धनात्मक संख्याएं जिनके पूर्ण संख्यात्मक मान होते हैं। पूर्ण संख्यात्मक मान होते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। और ये प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करते करते अनंत तक। और मैंने आपको बता ही दिया कि प्राकृत संख्याओं को हम निरूपित करते हैं n से। अब मैं यदि इस संख्या रेखा को देखूं, मैंने अभी तक पूर्ण संख्यात्मक मानों की बात की है, जहां पे 1, 2, 3, 4 और इनके समुच्चय को हमने प्राकृत संख्याएं कहा। अब मैं क्या करता हूं, इन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में या फिर प्राकृत संख्याओं की यदि बात की जाए, ये ढेर समझ लो इसका 1, 2, 3, 4, 5। अब ये मान लो मैंने एक ठेला ले लिया यहाँ पे। अब ठेले में ये सारी संख्याएं जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ऐसे करते बहुत सी संख्याएं। अभी तक तो ये जो अपना ठेला था इसमें कौन कौन सी संख्याएं थी? सारी प्राकृत संख्याएं। अभी तक इस ठेले में प्राकृत संख्याएं हैं। अब मैं संख्या रेखा पे 0 को भी शामिल करने वाला हूं। किसको शामिल करने वाला? 0 को। अब मैंने इस ढेर में शून्य को भी शामिल कर लिया। शून्य को शामिल करते ही हमारे पास में एक नया संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा, जिसमें शून्य शामिल है और सारी धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं।
तो शून्य को शामिल करते हुए हमें संख्याओं का नया समुच्चय प्राप्त होगा। चलो हम देखते हैं उसे हम क्या कहेंगे। तो अब देखिए, तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्राकृत संख्याओं के साथ में कौन शामिल हो, जीरो, जीरो शामिल हो, शून्य शामिल हो, वे सारी संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर है तो पहला अक्षर कौन सा है हमें यहाँ पे, W, अल्फाबेट W है इंग्लिश में, तो इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं W से। किसे प्रदर्शित करते हैं हम, इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं W से। और इनमें हमने शामिल कर दिया इसको, शून्य को। हमने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया, और जब इस शून्य को हमने अब शामिल किया है तो हमारे पास में जो समुच्चय प्राप्त हो गया, जो संख्याओं का ढेर प्राप्त हुआ है, वो अब हमारा हो गया पूर्ण संख्या है। कौन सा हो गया, पूर्ण संख्या है। तो हमें पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, तो वे संख्या, वे या फिर ऐसे कहें कि प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने, शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के समूह को, या ढेर कह दो, समुच्चय कह दो, समूह या समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो हमें जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है या समूह प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब बात करें हम, तो यहाँ तक तो हमने अपने ढेर में कौन कौन सी संख्याएं ली है, शून्य लिया है, और सारे धनात्मक मान लिए, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते हम बढ़ते जाए। संख्या रेखा में अभी तक मैं दाईं ओर चल रहा हूं, दायां, और ये अपना हो गया बायां था। अभी तक हम दाईं ओर चले थे, अब संख्या रेखा में मैं बाईं ओर पे चल रहा हूं। और संख्या रेखा में मैंने पहले ही बताया कि बाईं ओर सारे मान कौन कौन से, सारे ऋणात्मक मान है। अब बाईं ओर चलूंगा, 0, 0 के बाद में बाईं ओर चल रहा हूं, तो यहाँ पे सारी जो हमने संख्या यहाँ पे ली, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से सारी धनात्मक चल रही थी, अब सारी ऋणात्मक चलेगी। तो सारी ऋणात्मक चलेगी तो पहले क्या आएगा, -1, फिर हम बात करें तो -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे आगे बढ़ते रहे तो सारे ऋणात्मक मान भी आ जाएंगे। तो अब यदि बात करें कि हमने पहले तक, अभी तक हमारे पास में जो संख्याओं का ढेर था उसमें 0 से सभी दाईं ओर की संख्याएं थी, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 था। लेकिन अब हम ऋणात्मक मानों को शामिल कर रहे हैं, तो अब ढेर में कुछ नया भी तो आ रहा है, जैसे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, अब -4, -20, ऐसे करते हुए -120, -150, यानी कि सारी संख्याओं के ऐसे ऋणात्मक मान भी शामिल कर दिया हमने। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने ऋणात्मक मानों को भी अब शामिल किया तो एक नया समूह बन गया। और अब इस नए समूह को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस नए समूह को हम नाम देते हैं पूर्णांक। क्या नाम देते हैं, पूर्णांक। ध्यान से सुने सब, अब हम नए समूह को नाम दे रहे हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो सभी अब हम पूर्ण संख्याओं में जो पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब इनमें हम संख्यात्मक ऋणात्मक मान भी शामिल कर रहे हैं।
ऋणात्मक मान। और पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर है, पहला अल्फाबेट कौन सा है, आई, तो इन्हें आई से भी प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा जेड क्यों ले रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल है और हम कौन सी संख्याओं को कहेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखिए, ये रहा अपना जीरो, जीरो से पहले हमने पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए सारे अंक पढ़े। अब मैं क्योंकि बाईं ओर जा रहा हूं तो बाईं ओर जाने पे ऋणात्मक मान भी आएंगे, -1 -2 -3 और ऐसे करते हुए इधर भी बहुत सारी अपरिमित संख्याएं होंगी और इधर भी अपरिमित संख्याएं होंगी। तो ये सारे जो ऋणात्मक धनात्मक मान और उसके साथ में जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो हमें कौन सा समूह मिलता है, पूर्णांक संख्याएं। कौन सा समूह मिलता है, पूर्णांक संख्याएं। और ये सारी पूर्णांक संख्याएं और इनको हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो हमारे जब भी नंबर आते हैं वो कौन से कैसे आते हैं, ये तो नंबर होते हैं इंटीजर नंबर। आप शायद माइनस तो अभी किसी के क्लास में आते नहीं होंगे नंबर, लेकिन जीरो तो आ ही जाता है, माइनस मार्किंग तो होती नहीं है हमारे, तो माइनस तो आते नहीं लेकिन जीरो तो आता ही है। तो चलिए, तो हम किन्हें कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं। अब देखो मैं हमेशा इस ढेर में नई संख्याएं जोड़ता जा रहा हूं, वे पूर्ण संख्या, या फिर ऐसे कहें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर, ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं आई से और जेड से। अब जेड क्यों, अल्फाबेट तो हमने देखा कि भाई अभी तक हम फर्स्ट अल्फाबेट को ले रहे थे, तो अब हम जेड की बात क्या करेंगे। तो जेड संख्याओं को, एक इंग्लिश जर्मन भाषा का शब्द है, ये जेड हमने वहीं से दिया है, जेली, क्या वर्ड है ना, जेली, जेली, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ है गिनना। क्या है, हिंदी में इसका अर्थ है गिनना। तो आप पूर्णांक कर भी क्या रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं को गिन ही तो रहे हैं, 0 1 2 3 4। यदि तापमान की बात करें तो तापमान -20 में तो होता है, जो ठंडे स्थान है जहाँ पे बर्फ ज्यादा जमती है, हम सबको पता है 0 डिग्री पे बर्फ जमना शुरू होती है। अब 0 डिग्री से जो नीचे वाले से जो भी संख्यात्मक मान है वो माइनस में जाएंगे। तो इसी तरीके से तो जेड हमने कहां से लेके आए, हम जेलिन से। जेलिन वर्ड है जर्मन भाषा का और इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है हिंदी में गिनना। और इसीलिए हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। अभी तक तो हमने सारे बार जो भी मानों लिया है वो सारे पूर्ण संख्यात्मक मान है। क्या है, सारे पूर्ण संख्यात्मक मान है। अब हम आगे संख्याओं के एक अन्य प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तो अभी तक हमने संख्याओं के 3 प्रकार पढ़े, कौन कौन से, प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, और इन सब में संख्यात्मक मान है। अब हम एक संख्याओं के एक नए प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमने अपनी पिछली क्लास 8th में पढ़ा है, परमेय संख्याएं। तो हम परमेय संख्याओं के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभी तक तो मैं हम संख्या रेखा की बात करें तो देखो
जीरो, जीरो के बाद में मैंने एक ले आए, एक के बाद में दो ले आए, लेकिन अब जीरो और एक के बीच में भी तो कोई संख्याएं होंगी, तो आप बताइए जीरो और एक के बीच में कोई संख्या है? तो वहां है, क्या है? जैसे यहाँ पे 1/2 होगा, एक के बाद में यदि बात करें तो 3/2 होगा, और ऐसे बहुत सी संख्या होंगी। यदि मैं बात करूं 2 के बाद में यदि बात करें तो 2.5 भी तो होता है ना, 5/2, यानी कि ऐसे बहुत से भिन्नात्मक मान होंगे। इसी तरीके से यदि मैं माइनस में जाऊं तो माइनस में भी बहुत से मान होंगे। तो ये जो भिन्न मान, अभी सारे भिन्नात्मक मान है, वैसे तो हम इनको भिन्न संख्याएं कहेंगे, लेकिन जब हम पूर्णांक संख्याओं में इन सभी भिन्नात्मक और दशमलव भागों को, मानों को शामिल करते हैं, तो हमारे पास में एक संख्याओं का नया समुच्चय प्राप्त होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1/2, 5/2, या फिर मैं बड़ा मान ले लूँ 201/205, ऐसे जो भी भिन्नात्मक मान बन रहे हैं, अब इनको मैंने शामिल किया है। अब इनको शामिल करते ही हमारे पास में एक नया समुच्चय प्राप्त होता है, और ये नया समुच्चय या समूह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? परिमेय संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या है, ज्यादातर काफी बच्चों के परिमेय संख्या से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो आज मैं आपको ये पक्का बता रहा हूं कि आज आपका कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए परिमेय संख्या, हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्वेश्चन नंबर होता है, कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, और इनको हम निरूपित किससे करते हैं? क्यू से। तो पिछली क्लास में हमने एक तो ये पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां पे q शून्य नहीं हो, वे सारी परिमेय संख्याएं। वे कौन सी संख्याएं? सारी परिमेय संख्याएं। तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि परिमेय संख्याएं, हम पूर्णांक को भी परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं, और परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल है। तो सबसे पहले हम यदि देखें, वे संख्याएं जिन्हें p/q, जहां q शून्य नहीं है, यानी कि q का मान हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, तथा p और q कोई दो पूर्णांक हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q, जहां q बराबर 0 तथा p और q दो पूर्णांक हैं, के रूप में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। वे संख्याएं कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं। अब इन परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं के समुच्चय में सारे ऋणात्मक मान, अब यदि मैं माइनस में यहाँ जाऊं तो यहाँ पे जैसे माइनस मुझे 1/4 मिलेगा, यहाँ पे मुझे -1/3, 3/4 भी मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सी संख्याएं हो सकती है। जैसे यहाँ पे जाऊं मैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है? देखो 3/2 डेढ़ हो जाएगा अपना 3/2। इस तरीके से जो भी ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक और धनात्मक जो भिन्नात्मक मान है, भिन्न संख्याएं हैं, उनको भी यदि मैं पूर्णांक में शामिल कर दूं तो हमें एक संख्याओं का नया समुच्चय प्राप्त होता है जो परिमेय संख्याएं कहलाता है। तो
तो इस ढेर में मैंने ये जैसे जोड़ रखा है 201/2/205, फिर हो गया 1/2, 5/2, या फिर और ले लूं मैं जैसे -1/4। ये जो अब हमारे पास में जो ये संख्या की अपनी जो गठरी हो गई है, अब इस संख्या में अब हमारे पास में कौन सी संख्या हमने नई जोड़ दी है, जो ऋणात्मक मान है उनको भी हमने शामिल कर लिया है। तो हमें जो अब संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा वो कहलाएगा परिमेय संख्याएं। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को हम क्वोशिएंट नंबर भी कहते हैं और इन्हें हम निरूपित करते हैं q से। और एक बार पुनः मैं परिभाषा को आपको समझा दूं तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में, जहां पे q है वो शून्य ना, यहाँ पे यानी कि हर में हम वही मान लेंगे जहां पे शून्य नहीं आना चाहिए, बाकी हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो p और q दोनों क्या है? कोई दो पूर्णांक है। इसके रूप में यदि हम निरूपित कर ले तो वे सारी संख्या जिनको हम इस तरह से निरूपित कर पाए तो वो सारे क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याओं के उदाहरण लूंगा यदि, तो पहली बात है कि सारे पूर्णांक वो तो शामिल है ही। अभी तक देखिए मैंने इस संख्या के ढेर में से एक भी संख्या को बाहर नहीं निकाला है, हम ऐड करते गए। पहले हमने प्राकृत संख्याओं की बात की, फिर पूर्ण संख्याओं की बात की, और कुछ मिलाया हमने, जैसे प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाया, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। पूर्ण संख्याओं में हमने आगे ऋणात्मक मानों को मिलाया, ऋणात्मक मानों को मिलाते ही हमें पूर्णांक प्राप्त हुए। और अब पूर्णांक में हमने सभी ऋणात्मक मानों को भी सम्मिलित किया और उनको सम्मिलित करते ही हमें एक नया समूह प्राप्त हो गया और वो क्या कहला रहा है? परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्या की बात करें तो अब कौन कौन सी परिमेय संख्या हो जाती है? अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी है, 3/4 हो गई, या फिर मैं बड़ी सी संख्या ले लूं 2001, नीचे कर लूं 198, 198। तो इस तरीके से तो अब आप में से कोई कह सकता है कि सर आपने तो अभी तक बात की है कि संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भिन्न बन ही नहीं रही है। तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की यदि बात करें तो 4 को हम 4/1 तो लिख ही सकते हैं ना। और मैंने अभी तक क्या कहा है कि हर में संख्या शून्य मान नहीं होना चाहिए, हर का मान कुछ भी हो लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब कोई भी संख्या उसको हम 4/1, 3 को यदि 3/1 और इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो वो सारी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब इन परिमेय संख्याओं में जितने भी ऋणात्मक मान है या जो पूर्ण मान है, पूर्णांक संख्या है, वो सारी सम्मिलित होकर क्या बनाती है? परिमेय संख्याएं। तो अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे हमें ये थोड़ा समझने में आसानी होगी कि पूर्णांक कहां तक है, परिमेय संख्याओं पूर्णांक में क्या अंतर है, पूर्ण संख्या है। जैसा तो मैंने पहले बता ही दिया है, लेकिन एक बार आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए उदाहरण 1 लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा। और इसके अलावा एक संख्याओं का और समुच्चय होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी? जिन्हें हम p/q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब उनके बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा तो कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसे समझ लो कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, और कम से कम जो परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुरूप ना हो वो सारी कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। उनमें कौन कौन सी है? तो देखिए अपरिमेय संख्या में जैसे आता है √2 आता है, अपना √3 आता है। तो ऐसी बहुत सी संख्या है। अब जैसे यदि पाई की बात करें तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। आपने कह दिया कि चलो सर आपने अभी तो कहा था कि 22/7, और 22/7 तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, p/q। तो फिर आप इसे अपरिमेय संख्या कैसे कहेंगे? तो आपको ये बता दूं मैं कि जो 22/7 है ये पाई का सन्निकट मान है, ये इसका सन्निकट मान है। यदि कहा जाए तो ये इसका वास्तविक मान नहीं है। इसका वास्तविक मान कुछ इस तरह से है, 3.14 करके लंबा सा इसका दशमलव के बाद में बहुत से अंक आते हैं इसमें, और इसको हमने सन्निकट करके या फिर हमने इसको 22/7 माना है। लेकिन जो पाई है वो भी क्या है? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये हो गए अपने अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q जहां q = 0 के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार उदाहरण नंबर 1 लेते हैं।
उसमें आपको काफी चीजें समझने को मिलेगी। जैसे उदाहरण नंबर 1 में क्या कहा है, देखिए आप, उदाहरण नंबर 1 में कहा है कि कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथन को आप, इन कथन की सत्यता और असत्यता के बारे में आपको कारण सहित बताना है। तो पहला कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहले क्या बात की है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। कथन देखिए, आपको कथन दे रहा हूं मैं और इन कथन में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला कथन है आपके पास में, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब ध्यान से, मैंने पहले जो परिभाषा बताई है आप वहां पे गौर से यदि आपने ध्यान दिया हो तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसका उत्तर क्या होगा, देखिए अब उत्तर बताने से पहले मैं वापस एक बार पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर लेता हूँ। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी भाई, पूर्ण संख्या में अपना शून्य था, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके सारे धनात्मक मान शामिल थे। लेकिन कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। लेकिन ध्यान दें, ये जो शून्य है, हमने प्राकृत संख्याओं में सारे धनात्मक मानों की बात की और उनमें शून्य को हमने शामिल नहीं किया है। शून्य को हमने शामिल नहीं किया है और शून्य है जो हमारा पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है। यानी कि शून्य एक ऐसा पूर्ण संख्या का मान है जो कि प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। इसलिए हमारा कथन क्या होगा, असत्य। ये कथन होगा हमारा असत्य। असत्य क्यों है भाई, तो देखिए कारण है कि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। और जब शून्य प्राकृत संख्या नहीं है तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कैसे हो सकती है भाई, जीरो है ही नहीं। अब जीरो नहीं है तो हमारा कथन क्या हो गया, असत्य। दूसरी यदि बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हमारा जो दूसरा कथन है वो है प्रत्येक पूर्णांक। ये चीजें यदि हमने अभी तक में पीछे वीडियो में ध्यान से सुना है तो सारे आंसर बहुत ही आसान है। लेकिन आपने इसी में भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप वीडियो को अच्छे से देखना वापस। तो प्रत्येक पूर्णांक, आप दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। देखो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होगी, तो देखिए हमने पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं के अलावा सारे मान शामिल किए थे। उसमें कौन से ऋणात्मक मान भी उनके अलावा। तो देखिए ये जो सारा समुच्चय है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और इस तरीके से जो संख्याओं का हमें समुच्चय प्राप्त हो रहा है, ये सब क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या, हाँ हम कह सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 4 जैसे पूर्णांक है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। या फिर मैं यहाँ पे -3 उठा लूं तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1। या फिर मैं 5 की बात करूं 5/1। यानी कि हम सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या बना सकते हैं। और परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, परिमेय संख्या वही होती है जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सकें और जहां पे q बराबर क्या ना हो, 0। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हमारा कथन क्या हो गया, हमारा कथन हो गया सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q
जहां Q 0 नहीं है के रूप में निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक पूर्णांक को P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रत्येक पूर्णांक संख्या को क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या कहेंगे। हमारे पास में तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए अभी तो हमें क्या कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, अब इसने चेंज करके पूछ लिया। अब इसने कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो जैसे ही अब देखो कथन सत्य है या असत्य है उसको समझते हैं हम। हमने पूर्णांक संख्या को तो P बटा Q के रूप में निरूपित कर लिया, लेकिन क्या परिमेय संख्याएं सारे पूर्णांक हो सकती है? सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? तो देखिए परिमेय संख्याओं में तो अभी ये सारे पूर्णांक हैं। अब इनमें यदि मैं भिन्नात्मक मानों को भी शामिल कर दूं, इन सब में जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे 1/2 को शामिल कर लिया जाए, यहाँ पे मैं 3/2 शामिल कर लूं, तो ये जो भिन्नात्मक मान है उनको भी शामिल कर लूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तब हमें प्राप्त होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो क्या ये सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जैसे 3/2, क्या इसे मैं पूर्णांक कह सकता हूं? नहीं। क्या मैं यदि कहूं कि यहाँ पे मैं यदि ले लूं -1/2, तो क्या मैं -1/2 को पूर्णांक कह सकता हूं? परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं कहेंगे। पूर्णांक संख्या वे होती है जिनमें सभी पूर्ण संख्यात्मक मान होंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो कथन है ये पुनः क्या हो गया, असत्य। तो हमारा तीसरा कथन असत्य होता है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में सम्मिलित परिमेय संख्याओं में सम्मिलित परिमेय संख्याओं में सम्मिलित ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं। आज की क्लास में हमने संख्याओं की संख्या पद्धति में हमने सबसे पहले संख्याओं को जाना है। संख्याओं में जिनमें हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में बात की है, जिसमें प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर हमने बात की पूर्णांकों की, पूर्णांकों के बाद में परिमेय संख्याओं की, और परिमेय संख्याओं को बताया। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए ये सारी प्राकृत संख्याएं, और उनमें यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जैसे ही हम शून्य को शामिल करते हैं तो वो सारी संख्याएं क्या बनती है, पूर्ण संख्याएं। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक मानों को, जो ऋणात्मक मान है उनको भी शामिल कर लें, जिसमें -1 -2 -3 -4, तो ये हमारे लिए जो अगला समूह संख्याओं का प्राप्त होता है वो पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं वो सारी हो गई परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद में मैंने अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी आपको बताया, जिसमें √2 √3 या फिर बात करें पाई की। ये तीनों उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं के। उसके बाद में कथन में हमने कुछ सवाल के माध्यम से ये भी जाना है कि संख्याओं में किन संख्याओं को क्या हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृत कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते। और आगे की क्लास में हम अब जो हमारे जो संख्या पद्धति का जो चैप्टर है उसमें हम यहाँ अभी तक तो हमने जो बेसिक है वो सारा कुछ पढ़ा, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।